शक्ल तो देखो, कैसी बंदरिया सी लग रही है। बहू, तुम हर किसी को बंदरिया बंदरिया बोलती रहती हो। हर समय ऐसे किसी के लिए शब्द बोलना अच्छी आदत नहीं। सासू माँ, आप भी ना कितना सोचती हो, इसमें अच्छी बुरी आदत कहाँ से आ गई। अब इस वीडियो में मुझे जो जैसा दिखेगा मैं वैसा ही तो बोलूंगी। ओहो, तुम्हें तो समझाना ही बेकार है। अब मैं क्या ही बोलूं। ज्योति की आदत थी हर किसी को बंदरिया बंदरिया बोलना। मानो ये शब्द तो उसकी जुबान पर हर समय रहता था। कई बार उसकी सास उसे इस बात के लिए टोक चुकी थी, पर ज्योति थी कि एक कान से सुनती और दूसरे से निकाल देती। एक दिन ज्योति अपनी सास के साथ बाजार गई। रास्ते में ज्योति को उसकी एक पुरानी सहेली मिल गई। उसने काफी डार्क मेकअप किया हुआ था, शायद किसी फंक्शन में जा रही थी। अरे ज्योति, तू पहचाना? मैं ममता। ममता तू? अरे मैं तो तुझे पहचानी ही नहीं। माँ जी, ये मेरी सहेली ममता है। ममता, ये मेरी सासू माँ। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, खुश रहो। और बता कैसी है? कितने दिनों बाद मिल रहे। तो बिल्कुल ही बदल गई है। वैसे इतना तैयार होकर डार्क मेकअप करके कहाँ जा रही है? मैं हाँ, वो तुझे याद है ना, मेरा कजिन रोहित, उसके बेटे का जन्मदिन है, तो हस्बैंड तो वहाँ सीधा पहुँच जाएंगे और मैं बस वो टैक्सी लेकर वहीं जा रही थी। अच्छा अच्छा चल, फिर तो तुझे लेट हो रहा होगा, फिर मिलते हैं। ये ममता आज भी नहीं बदली, रहेगी पूरी बंदरिया की बंदरिया ही। पहले भी इतना डार्क मेकअप करके कॉलेज में घूमती थी और आज भी वैसा ही डार्क मेकअप करके घूमती है। पता नहीं इसको बंदरिया बनने का इतना शौक क्यों रहता है। बस फिकर बहू, किसी की पीठ पीछे ऐसे नाम बिगाड़कर बुराई नहीं करते हैं। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि हर किसी को बंदरिया मत बोला करो। ज्योति ने तो हंसी में अपनी सहेली का मजाक उड़ा दिया था, पर कोई था जो उसकी हंसी और मजाक का बुरा मान चुका था, और वो थी वही बराबर में एक पेड़ पर बैठी हुई बंदरिया। अच्छा, तो ये मेरे नाम का मजाक उड़ाती है, इसे तो सबक सिखाना ही होगा। ज्योति अपनी सास के साथ घर आने लगती है, तभी उसे एक केले का ठेला दिखाई देता है। अरे वाह केले, बस इन्हें देखकर तो मेरे से रहा नहीं जा रहा। भैया जल्दी से 5 दर्जन केले दे दो। ज्योति बहू, तुझे तो फल खाना पसंद नहीं है, तो इतने सारे केले क्यों ले रही है? मेरा ना केले खाने का बहुत मन है, इसीलिए ले रही हूँ। माँ जी पैसे आप दे दो, मैं तो घर जाकर जल्दी से ये केले खाऊंगी। इससे क्या हो गया? ये ऐसी हरकत क्यों कर रही है? जल्दी जल्दी घर भाग गई है। जरा देखो तो ये क्या क्या रही है। ज्योति की सास जब तक घर पहुंची, ज्योति ने पूरे आंगन में केले के छिलके फैला रखे थे और वो अब तक सारे केले खा चुकी थी। ज्योति बहू, तुमने ये क्या कर दिया? पूरे आंगन में केले के छिलके फैला दिए और सारे केले कहाँ गए? कहाँ गए मतलब? मैंने सारे केले खा लिए माँ जी, पर मुझे और केले खाने हैं। मुझे अंगूर भी खाने हैं और हाँ, रोटी का भी बहुत मन है। बहू, मुझे तुम्हारी हरकत कुछ ठीक नहीं लग रही। मुझे तो देखकर डर लग रहा है। आखिर तुझे अचानक से हुआ क्या है? मुझे तो कुछ नहीं हुआ, ये देखो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और देखते ही देखते उसका चेहरा बंदरिया के चेहरे में बदल जाता है। अरे ज्योति, ये तुझे क्या हो गया? तेरा चेहरा तो बंदरिया जैसा हो गया। माँ जी, आप मेरा ही शब्द मुझे बोल रहे हो, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? नहीं बहू, मैं तुम्हारा मजाक क्यों उड़ाऊंगी? अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो शीशे में जाकर देखो, तुम्हारा चेहरा बंदरिया का चेहरा हो गया है। ज्योति शीशे में अपना मुंह देखती है तो वो डर जाती है। मैं तो सचमुच बंदरिया बन गई। ये कैसे हुआ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? अब सब लोग मुझ पर बहुत हंसेंगे। तभी ज्योति का पति राजीव आ जाता है। राजीव के आते ही ज्योति अपना चेहरा घूंघट में छुपा लेती है। माँ, ज्योति कहीं गई है क्या? लो, कर लो बात। अपनी बीवी को नहीं पहचान रहा? ये खड़ी तो है बराबर में। ज्योति, पर इसने इतना लंबा घूंघट क्यों किया हुआ है? मुझे तो लगा कोई और खड़ा है। मुंह छिपा रखा है वो इसलिए बेटा, क्योंकि ज्योति का मुंह देखने लायक नहीं रहा। क्या? मैं कुछ समझा नहीं माँ। माँ जी, मैं क्या करूं? राजीव तो फिर भी मेरा चेहरा देखकर कुछ नहीं कहेंगे, पर अगर किसी और ने मेरा चेहरा देखा तो सब मुझ पर बहुत हंसेंगे। ज्योति धीरे धीरे कर अपना घूंघट हटाती है तो राजीव उसे देखकर घबरा जाता है। अभी तक किसी को भी नहीं पता था कि ऐसा ज्योति के साथ क्यों हुआ था, पर उसकी सास थोड़ा थोड़ा समझ रही थी। सास को कुछ धुंधला धुंधला सा याद आता है। मैंने तुझे कितनी बार मना किया था बहू कि अपनी हर किसी को बंदरिया बंदरिया कहने की बुरी आदत को बदल डाल। कुछ आदतें अच्छी नहीं होती, उन्हें समय पर छोड़ना ही अच्छा होता है, पर तूने मेरी एक नहीं सुनी। मुझे लग रहा है जब तूने अपनी सहेली को जाने के बाद बंदरिया बोला था तो वहीं एक पेड़ पर एक बंदरिया बैठी हुई थी। कहीं उसने तुझे कहते हुए सुन लिया हो
और तू जब मजाक उड़ा रही थी तो उसे बुरा लग गया हो। माँ जी, एक बार हम वहाँ चलकर देखें, शायद वो बंदरिया हमें मिल जाए। मैं उससे माफी मांग लूंगी। मुझे अपने आप को ठीक करना है। माँ जी, नहीं तो सब मेरा बंदरिया बंदरिया कहकर बहुत मजाक उड़ाएंगे। माँ एक बार चलकर देखते हैं, ज्योति की हालत मुझसे भी नहीं देखी जा रही। तो फिर चलते हैं, पर मुझे साथ में कुछ लेकर भी जाना है। ज्योति की सास रास्ते में ढेर सारे केले खरीदते हुए जाती है। वो बंदरिया अभी भी उसी पेड़ पर बैठी हुई थी। ज्योति जब अपनी सास और राजीव के साथ वहाँ पहुँचती है तो वो बंदरिया खूब खिलखिलाकर हंसने लगती है। क्यों, मजा आया? अब कैसा लग रहा है अपना मजाक उड़ते देख हैं? अब तो तुम भी मेरे रूप में आ गई हो, और उड़ाओ मजाक। मुझे माफ कर दो। मैं वादा करती हूँ अब मैं किसी का भी मजाक नहीं उड़ाऊंगी। मैं आपका नाम लेकर किसी पर भी नहीं हंसूंगी। अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे दोबारा बंदरिया बना देना। अच्छा ठीक है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ तुम्हें सबक सिखा रही थी। वैसे ये केले तुम मेरे लिए ही लाई हो ना? हाँ हाँ, ये केले ज्योति तुम्हारे लिए ही लाई है। ज्योति जैसे ही उस बंदरिया के आगे केले रखती है, बंदरिया झट से सारे केले खा जाती है। केले खाकर बंदरिया बहुत खुश होती है। चलो, अब मेरा पेट भी फुल हो चुका है और मेरा मूड भी ठीक हो गया है, इसलिए अब तुम अपने रूप में वापस आ जाओ। और फिर ज्योति का चेहरा फिर से ठीक हो जाता है। ज्योति अपने रूप में वापस आ जाती है और खुशी खुशी राजीव अपनी सास के साथ घर लौट आते हैं। उस दिन के बाद ज्योति ने हर बात पर किसी को भी बंदरिया कहना बंद कर दिया। उसने खुद से वादा किया कि वो कभी भी पीठ पीछे किसी का मजाक नहीं उड़ाएगी और ना ही किसी की बुराई करेगी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ना ही किसी के मुंह पर और ना ही किसी की पीठ पीछे। गांव में पली बढ़ी रीना की शादी शहर में रहने वाले सुमित से हो जाती है। रीना अपने पति सुमित और सास सरला के साथ खुशी खुशी रहती है। गरीबी में पली बढ़ी रीना एक जुगाड़ू लड़की थी और हर काम में उसके जुगाड़ लगाने से उसकी सास बड़ी परेशान थी। एक दिन सरला अपनी बहू रीना से कहती है, रीना बहू, देख तो मैं बाजार गई थी तो ये तकिए के नए कवर लाई हूँ। वो क्या है ना, पुराने वाले फट गए थे। जानती हूँ माँ जी, इसलिए मैंने पुराने रखे सभी कवर को जोड़कर नया कवर बना दिया। ओह अच्छा, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी बहू तो जुगाड़ू है। वो हर चीज में कोई न कोई जुगाड़ लगा ही लेती है। अच्छा, अब इन नए कवर को अलमारी में रख दे, कोई मेहमान आएगा तब निकाल लेंगे इसको। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज सरला और सुमित डिनर करने के लिए बैठे होते हैं। रीना गर्मा गर्म रोटी पकाकर उन्हें खिला रही होती है, लेकिन थोड़ा वक्त बीत जाता है तो रीना रोटी लेकर नहीं आती। तब सुमित उसे आवाज देते हुए कहता है, अरे रीना, कहाँ रह गई? जल्दी रोटी लाओ ना, मेरी रोटी खत्म हो गई है। उधर रसोई में रोटी पका रही रीना सोचती है, हे भगवान, इस गैस सिलेंडर को भी अभी खत्म होना था। उधर माँ जी और सुमित जी रोटी का वेट कर रहे हैं। अब यूं आधे पेट उन्हें उठाना सही नहीं रहेगा। सोच रीना सोच, अपना ही कोई जुगाड़ सोच फिर से। इतना कहकर रीना छत पर रखी कुछ लकड़ियां ले आती है। फिर 4 ईंटों का चूल्हा बनाकर उसमें रोटी सेकती है और फिर गर्मा गर्म रोटी पकाकर सबको खाने को देती है। फिर अगले दिन सुबह सरला अपनी बहू की मदद के लिए रसोई घर में जाती है तो देखती है कि उसकी बहू बर्तन राख से धो रही होती है। अरे बहू, ये क्या कर रही है? तू राख से बर्तन धो रही है? हाँ माँ जी, अभी देखिएगा सारे बर्तन कैसे चमक जाएंगे। अरे हमारे गांव में तो साबुन कहाँ होता था, हम तो राख से ही बर्तन धोते थे। बर्तन में भी चमक आ जाती है, साथ ही साबुन के पैसे भी बच जाते हैं। हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, पर एक बात बता, तू ये राख लाई कहाँ से? अब क्या बताऊं मैं आपको, कल रात को जब आप डिनर कर रहे थे तो सिलेंडर खत्म हो गया था और खाने के बीच से आपको उठाना मुझे सही नहीं लगा, इसीलिए मैं छत पर रखी लकड़ियां ले आई और 4 ईंट से चूल्हा बनाकर आप लोगों के लिए रोटियां सेक दी। हे भगवान बहू, तुझे पता भी है लकड़ियां कितनी महंगी हैं। वो लकड़ियां तो मैंने लोहरी पर जलाने के लिए रखी थी और तूने उनसे चूल्हा ही जला दिया। अरे माँ जी, खाना खाओगी तभी तो लोहड़ी देख पाओगी ना। अरे मेरी जुगाड़ू बहू, घर पर एक और सिलेंडर भरा हुआ रखा था, तू उसे लगा लेती ना। माँ जी, आप तो जानती ही हैं मुझे सिलेंडर लगाना नहीं आता और खाने के बीच आप लोगों को उठाना जरूरी नहीं समझा। हाँ, कह तो तू बिल्कुल सही रही है। मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी बहू को तो सिर्फ जुगाड़ लगाना आता है, दिमाग चलाना तो उसे आता नहीं। ये कहकर सरला वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन सुमित को ऑफिस जाने के लिए देर हो रही होती है तो वो जल्दी में नाश्ता करता है कि तभी पास में रखा पानी का गिलास उसके फोन पर गिर जाता है। ओह नो, ये क्या हो गया? क्या हुआ सुमित जी? मेरे फोन में पानी चला गया है और अब ये 1 हफ्ते के लिए बंद हो जाएगा। मेरी तो इम्पोर्टेंट मीटिंग्स थी, साथ ही मुझे अपने क्लाइंट्स को कॉल भी करना था। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं।
आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका फोन 1 दिन में ठीक कर दूंगी, तब तक आप मेरा फोन इस्तेमाल कर लीजिए। क्यों, तुम क्या 1 दिन में कोई जादू करने वाली हो क्या? अच्छा मुझे देर हो रही है, तुम जल्दी अपना फोन दो, मैं उसमें अपनी सिम लगा लेता हूँ। सुमित के ऑफिस जाते ही रीना उसके फोन को आटे के कनस्तर में डाल देती है। अगले दिन रीना सुमित को उसका फोन देती है, तो वो जैसे ही फोन ऑन करता है तो वो पहले की तरह ही काम करना शुरू कर देता है। अरे वाह रीना, अब तुमने कौन सा जुगाड़ लगाया इसे ठीक करने में? जी, आपके फोन में थोड़ा पानी चला गया था, इसलिए मैंने इसे सुखा दिया आटे के कनस्तर में डालकर। इसी तरह से रीना हमेशा किसी न किसी तरह अपना जुगाड़ लगा ही देती थी और अपने घर वालों की मदद किया करती थी। ऐसे ही कई महीने बीत जाते। फिर एक दिन सरला मच्छरों को भगाने के लिए कछुआ छाप का धुआं सारे घर में कर देती है, जिससे कि सुमित का गला बंद हो जाता है और वो कुछ बोल नहीं पाता। सुमित जी, आज संडे है, बताइए तो आज आपके लिए खाने में क्या बनाऊं? सुमित कोई जवाब नहीं देता। कब से पूछ रही हूँ, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? इसके बाद सुमित उसे एक पेपर पर लिख कर देता है कि घर में माँ ने कछुआ छाप जलाई थी, मुझे उससे बहुत एलर्जी है, जिस वजह से मेरी आवाज बंद हो गई है और अब इसे खुलने में 3-4 दिन लग जाएंगे। क्या 3-4 दिन? आप देखिए मैं आपका गला 1 दिन के अंदर ही कैसे ठीक कर देती हूँ। मैं अभी आपके लिए काढ़ा बना कर लाती हूँ, उसे आप दिन में 2 से 3 बार पियेंगे ना तो जल्दी से ठीक हो जाएंगे। ये कहकर रीना किचन में काढ़ा बनाने चली जाती है। दूसरी तरफ सरला को याद आ जाता है कि उसके बेटे को तो इस धुएं से एलर्जी है। हे राम, आज मेरे बेटे को मेरी भूल की वजह से काढ़ा पीना पड़ेगा। वो किचन में जाती है और रीना से कहती है, अरे बहू, ये तू क्या कर रही है? सुमित को जब तक डॉक्टर की दवाई दिलवा कर नहीं लाएंगे वो ठीक नहीं होगा। तुम्हारा ये काढ़ा किसी काम का नहीं है। माँ जी, ये काढ़ा बहुत ही कमाल की चीज है, आप बस मुझे 1 दिन का वक्त दो। अगर 1 दिन में इनकी आवाज वापस नहीं आती तो फिर हम इन्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। सरला के लाख समझाने के बावजूद भी रीना उसकी एक नहीं सुनती और अपने पति को दिन में 2-3 बार काढ़ा बनाकर पिलाती है। अगली सुबह जब सुमित सोकर उठता है तो उसकी आवाज वापस आ चुकी होती है। अरे वाह, क्या कमाल है रीना तुम्हारे जुगाड़ में। इतनी जल्दी तो मैं डॉक्टर की दवाई से भी ठीक नहीं हो पाता जितनी जल्दी इस काढ़े से हो गया। देखा माँ, तुमने रीना के जुगाड़ का कमाल। हाँ हाँ बेटा, तू सही कह रहा है, तेरी आवाज तो पहले की तरह ही ठीक हो गई। मानना पड़ेगा बहू के जुगाड़ को, ये इस बार भी काम आ ही गया। अब तो मुझे बहू के जुगाड़ पर पूरा भरोसा हो गया है, ये हमें हमेशा सही फल ही देता है। तो मान गए ना आप लोग मेरे जुगाड़ को कि ये कोई नुकसान नहीं देता और हमेशा सही वक्त पर काम आता है? हाँ हाँ, मेरी जुगाड़ू बहू। ये कहते ही सभी जोर जोर से हंस